नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप सी टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं या सी टेट की परीक्षा को देने वाले हैं तो आपको अब देखेंगे कि आपके बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो अब तक आपने कितना पढ़ाई किया है कुछ मायने नहीं रखता है। अंतिम समय में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब भी आप परीक्षा में अच्छा करेंगे और परीक्षा को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने इससे पहले काफ़ी सारा वीडियो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो आप नहीं देखें अभी तक तो आप जाके वहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो भी नहीं है और सारा आपका प्रीवियस ईयर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जो आपके 3 जनवरी 2022 को यानी पिछले साल जो आपके सीबीटी मोड में पेपर हुए थे तो उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि इसी प्रकार के आपके प्रश्न इस वर्ष भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि सी टेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पूछा है आपसे समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। आपको बताना है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। तो आप देखेंगे कि सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों की निश्चित आयु तक आते जाते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। ये है कि उसके बाद आप देखेंगे बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुआयामी और विभिन्न संदर्भों की जहाँ पे भी बात आ जाएगी वो आपका पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य होगा बच्चे के समकालीन के परिप्रेक्ष्य में। तो आपका विकल्प इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके आए हुए हैं और इस बार भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे विकास का सिद्धांत बनता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो आपको वही बताना है कि इसमें आपका कौन सा होगा। तो ये आप अधोगामी होता है, क्योंकि आप जहाँ पे आप देखेंगे अधोगामी में ये होता है कि जो अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है उसे अधोगामी के अंतर्गत रखते हैं, और शरीर का विकास आपका देखेंगे वैसे ही होता है, इसलिए इसमें आपका अधोगामी होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा बच्चों को समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है। तो आप देखेंगे कि परिवार जो है आपके प्राथमिक संस्था में आता है, तो ये आपका होगा नहीं। मीडिया भी द्वितीयक है और धार्मिक संस्था है और विद्यालय भी आपका द्वितीयक है। तो आप देखेंगे कि इसके आपके ऑप्शन में इसके हिसाब से नहीं दिया हुआ था। तो इसके लिए पिछले बार सी टेट ने सबको कॉमन नंबर दिया था, तो इस प्रकार से इसमें विकल्प होगा, आप खुद देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि का यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जिन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है, आपको यही बताना है। तो आप देखेंगे कि ये सकर्मक अनुमान लगा रही है, तो ये सकर्मक अनुमान विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प तीसरा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में आप देखेंगे आपसे पूछा था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य हो जाते हैं, आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे कि परिवर्तन करने लायक हो जाते हैं, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। उनके विकास में कौन सा शामिल नहीं है, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका पारंपरिक चरण शामिल है, और पारंपरिक चरण ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका दूसरा ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आपको उत्तर पारंपरिक चरण भी होता है और पूर्व पारंपरिक चरण भी होता है, तो आपका इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेबैगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करती है, उन्हें निम्न में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए, आपको ये बताना है किससे उसको बचना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम
की परिकल्पना करना। उसके बाद आप देखेंगे विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। उसके बाद अधिगम के आकलन के लिए मानवीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। मानवीकृत परीक्षाओं के जहाँ पे भी बात की जाए तो आपका विकल्प वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में ही आपका ये प्रश्न पूछा है तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे कि सहकर्मी सहयोगिता, जहाँ पे भी सहकर्मी सहयोगिता की बात की जाए वो आपका पॉजिटिव होगा, और यही आपका सुसाध्य करने के लिए आप चुनना है इसमें। तो आपका सबसे बढ़िया विकल्प पहला ही होगा, तो पहला इसमें आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक निर्देशित होगा, वो विकल्प आप पढ़ते ही गलत काटेंगे, वो आपका होगा नहीं। उसके बाद आप दूसरे विकल्प में देखेंगे अधिगम केवल कक्षा में ही होगा, ये भी नहीं, केवल की बात कही जाए ये भी नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये विकल्प आपका सही है। पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव आपका विकल्प है, पढ़ने से पता चल रहा है, तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, आपको वो बताना है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के अंतर्गत आएगा, आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका दूसरा बुद्धि की भी जहाँ पे भी बात की जाए तो हार्वर्ड गार्डनर साहब आएंगे, तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया है कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह किसका उदाहरण है, आपको यह बताना है। तो ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आप देखेंगे तो आपका विकल्प डायरेक्ट ऐसे आपको आना चाहिए, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे, आपको वो बताना है कि इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के मूल्यांकन को आपका रचनात्मकता कहा जाता है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, आपके ऑप्शन देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पे, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित की जहाँ पे भी बात की जाए वो विकल्प आपका नेगेटिव होगा, वो आपका कभी होगा नहीं। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं होगा, तो ये भी आपका विकल्प सही होगा। भाषाओं की विविधताओं के बारे में जागरूकता लानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यही आपका विकल्प पॉजिटिव है, और अब आपका बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षक को यही करना चाहिए, तो विकल्प आपका तीसरा इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वीडियो हमने डाला हुआ है अलग से, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो उसके अनुसार आपको बताना है, इसमें शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों को आप देखेंगे। आपसे इसमें पूछा है कि पहला आपका विकल्प दिया हुआ है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर आप केंद्रित होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि ये भी आपका विकल्प गलत है, केवल की बात कही जा रही और विषय वस्तु पर आपको निर्धारित नहीं होना है, तो ये भी आपका गलत है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। समस्या समाधान पर जहाँ तक की बात है तो वो तो सही है, केंद्रित नहीं रहना चाहिए, अलग अलग आयामों से बताना चाहिए, लेकिन आप इसे अभी देख के सही मान के चलेंगे। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये सही है विकल्प। अन्वेषण सिद्धांत पर खोज आधारित होना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो आप देखेंगे कि इसके भी ऑप्शन पिछली बार मैच नहीं किए थे, तो इसके लिए भी सभी को कॉमन नंबर मिले थे, लेकिन इसमें देखेंगे तो आपके ऊपर के दोनों विकल्प गलत लगते हैं और आपका तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिला था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों को उत्तर
पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया वह कार्य आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। यह दर्शाता है कि शिक्षा में अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का, ये भी नहीं है। उसके बाद देखें विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, जी हाँ, सबसे नहीं पूछती है तो उनको और विद्यार्थियों से वंचित करती है, तो इसमें आपका विकल्प तीसरा ही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधाएं निश्चित करना, ये आप नहीं करेंगे। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना और गणित संबंधी प्रयोजक उपलब्ध करवाना, ये आपका विकल्प इसमें यही सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही था। तो इसी प्रकार से आपको छांटने आना चाहिए विकल्पों को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पूछा है एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो आपको नहीं यानी नेगेटिव में आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लाभकारी नहीं होगी, तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन निष्कर्ष, आपको पहले ही बताया है कि कथन निष्कर्ष से आप देखेंगे कि आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको कथन निष्कर्ष को आपको तो सही से करना ही करना है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कथन में देखेंगे दिया हुआ है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये आपका कथन सही है। आइए तर्क को देखते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विविध अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, तो ये भी आपका सही है और इसके अंदर ही आपका निहित है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प आपका ए ही इसमें पहला ही सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एक सृजनात्मक बालक के निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे, आपको वो इसमें बताना है कि एक सृजनात्मक बालक है उसमें कौन से गुण मौजूद होंगे। तो आप देखेंगे कि अभिसारी चिंतन ये मौजूद होगा आपका, अपसारी चिंतन मौजूद होगा, अभिसारी चिंतन मौजूद आपका नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा विकल्प। उसके बाद आगे देखेंगे अमूर्त चिंतन योग, ये भी आपका सही है। उसके बाद नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी आपका सही है। तो जिसमें आप देखेंगे आपका पहला तीसरा और चौथा दिया होगा वही सही होगा, तो तीसरे में दिया है, तो इस प्रकार से आपका ये इसमें सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे फिर एक देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष आ गया। कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको हर शिफ्टों में एक ना एक देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप कथन निष्कर्ष एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखेंगे दिया हुआ है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, ये आपका पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये आपका सही है। उसके बाद आगे देखेंगे एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका ये भी सही है और इसी के अंदर आपका आ जाएगा, दूसरे के अंदर पहला आ जाएगा। तो इसलिए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है ये कि पहला ही विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, आपको वही बताना है। तो ये आज्ञानात्मक जो आपका होता है अधिगम, उसका इस्तेमाल कर रही है, तो आप ऐसे ही लगाएंगे। निगमनात्मक नहीं होगा जिसमें नियम बताए जाते हैं, अनुकरण देख के बताए जाते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, तो आपका एक ही विकल्प बचा दूसरा, तो दूसरा आपका इसमें सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको वो इसमें से चुनना है। तो आप देखेंगे कि स्वयं की कठोर एवं अटल नियम और कठोर की बात कीजिए, आप पढ़ते ही काट देंगे। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में, ये दुर्व्यवहार की बात जहाँ पे भी बात आ गई वो आपका गलत होगा। मापदंडों का पालन, मापदंडों की बात आ गई, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो चौथा विकल्प बचा वही आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्पों को आपको पकड़ने छांटने भी आना चाहिए, तो आप आसानी से परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का चुनाव करता है जिन्हें बच्चे के लिए अधिगम का पता चलता है, आपको वो इसमें चुनना है। आपको
तो आप देखेंगे कि पहला खेलकूद, जी हाँ ये आपका सही विकल्प है। घर भी आपका सही है, कक्षा कक्ष भी होना चाहिए, तो तीनों जिसमें है आपका वही सही है। तो तीसरा में आपका तीनों दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आप देखेंगे छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकसित हेतु प्रभावकारी नहीं है, अर्थात आपको नकारात्मक में इसका बताना है। तो आप देखेंगे आगे